सो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम बात कर चुके हैं अभी स्टॉक एक्सचेंजेस में। अब देखा जाए तो जो मेन काम है स्टॉक एक्सचेंजेस का, जब डीलिंग ही वहां पे होनी है तो हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज बनाई क्यों गई है, क्यों एक कंपनी अलग से अपने ब्रोकर के थ्रू लोगों को नहीं बेच देती, या क्यों हम कंपनी से नहीं खरीद लेते, क्यों हमें वहां पे स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, इनके रीजंस जो भी है, आंसर्स हम यहाँ से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन लिखा है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो इंश्योर करते हैं लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, क्योंकि मैंने बताया है कितनी लाखों में कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, और जो अपने शेयर्स को वहां पे बेचती हैं, खरीदती हैं। लाखों में और करोड़ों में मैं बोलूंगी कि इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर्स को खरीदते हैं रोज और परचेज करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे श्योरिटी है, या हम ये कहें कि आपको इंश्योर कराया जाता है कि लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप जब चाहो अपनी सिक्योरिटीज को बेच दो। आपके लिए मतलब वो ऑल टाइम रेडी है खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी, क्योंकि इतने लोग वहां पे ट्रेड करते हैं। Stock exchanges provide a place where shares and stock are converted into cash. कैश में कैसे कन्वर्ट होएगा, जब आप उनको सेल कर दोगे। The exchanges provide a ready market where buyers and sellers are always available, and those who are in need of hard cash can sell their holdings. अब कहते हैं यहाँ पे बायर एंड सेलर तो ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अब कहते हैं मान लो किसी को एकदम से कैश चाहिए, पैसा चाहिए, वो क्या कर सकता है, इमीडिएटली अपनी शेयर्स को, जो भी उसकी होल्डिंग है, जो भी एसेट शेयर सिक्योरिटीज ने होल्ड करके रखी है, उनको वो बेच सकता है। Had this not been possible, then many person would have feared of blocking their savings in securities। कहते वैसे अदरवाइज कितना उनको टेंशन रहती, अगर मान लो ये हम इनको यहाँ पे फंक्शन ना बोलते कि ये लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप तो बेच ही नहीं सकते, 10 साल के लिए नहीं बेच सकते, 6 साल के लिए नहीं बेच सकते, तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे, लोग बोलेंगे इससे अच्छा तो बैंक है, बैंक में जाके दे दो पैसा। यही इसका मेन फीचर है कि आप जब चाहो अपना पैसा जो भी है, मतलब आपको कन्वर्ट कराना है, आप कन्वर्ट करा सकते हो। ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि आपका पैसा जो है, आपकी सेविंग्स है वो ब्लॉक होंगी। ब्लॉक तो तब होंगी ना जब आप उन पैसे को निकलवा नहीं पाओगे। अब यहाँ पे तो आप कभी भी निकलवा सकते हो, तो ये यहाँ पे आपको फीचर, मतलब इसका एडवांटेज भी हम बोल सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंजेस दैट मेनी पर्सन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड देन अगेन वो अपने जो भी अपनी सिक्योरिटीज हैं उनको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब जब चाहो सिक्योरिटीज को खरीदा, जब चाहे कैश में कन्वर्ट करा लिया। ये सबको समझ में आ गया फंक्शन। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या है, आपको सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इस मार्केट में होते हैं, आप कभी भी सेल परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, यानी कि आप लोगों की मार्केट ऐसी नहीं है रेडी मार्केट। रेडी मार्केट देखो, रेडी मार्केट में क्यों कहती हूँ, मान लो आज आपने लैंड बेचनी है, तो पहले एक वहां पे बायर ढूंढना पड़ेगा जिसको मेरे ही एरिया में उतने वही एकड़ का या इतने मरले का वो प्लॉट चाहिए। पहले ढूंढूंगी, फिर उसके साथ नेगोशिएशन करूंगी, हो सकता है महीना लगे, 2 महीने कोई बायर मिले ही ना, तो वो रेडी मार्केट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटीज आज बेचनी है तो आज ही बिक जाएंगी। दिस इज व्हाट रेडी मार्केट इज ऑल अबाउट। द सिक्योरिटीज वंस लिस्टेड, एक बार कहते हैं वो रजिस्टर्ड हो गई, लिस्टेड हो गई, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट देयर ऑनर्स गोज ऑन चेंजिंग। कहते चाहे उसका जो ऑनर है वो आज कोई और है, पहले मैंने खरीदा था, अब मैंने किसी और को, साक्षी को दे दिया, साक्षी ने आगे वर्तिका को दे दिया, देन उसके बाद किसी और को दे दिया। सो चाहे ऑनर चेंज होता जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हो। सो इसलिए लिखा है ये रेगुलर मार्केट है और आपकी रेडी मार्केट है, आप जब मर्जी सेल परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 ट्रेडिंग के बाद आप इसमें दोबारा इसको सेल परचेज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इवेल्युएशन क्या होता है, उसकी वैल्यू डिसाइड करना, उसका प्राइस डिसाइड करना। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो प्राइस डिसाइड होता है ना, वो आपकी मर्जी से नहीं होता कि कंपनी ने बोला कि मैं इतना ही प्राइस रखूंगा तो इतना प्राइस चलेगा, नहीं। प्राइस जो है वो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई से। जिन सिक्योरिटीज की डिमांड सबसे ज्यादा होगी उनके प्राइसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। ऑफ कोर्स ये तो बात हमें पता ही है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल जो हमारी बड़ी कंपनीज है जैसे विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इनके शेयर के प्राइसेस हमेशा अप रहते हैं।
इनकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, तो इनके प्राइसेस भी ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी होएगी कैसे, जैसे आपकी डिमांड और सप्लाई का पैटर्न रहेगा। Investor can evaluate the worth of their holding from the prices quoted at different exchanges for those securities, कि जो भी इन exchanges में प्राइस डिसाइड हो चुका है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली, वही प्राइस जो है वो कोट किया जाएगा, उसी प्राइस के ऊपर सेलिंग होएगी। क्योंकि मैंने आपको बोला था, आप न्यूज चैनल देखोगे वहां पे प्राइस बताया जाता है, इतना प्राइस बढ़ गया, अब इतने पे पहुंच गया, इतना प्राइस कम हो गया, तो क्या वो कंपनी डिसाइड कर रही है प्राइस? नहीं, जैसे जैसे सेल होती जाएगी वो आपको शो करता जाएगा कि यहाँ पे ये ग्रीन लोगो आ गया है, एरो डाउन चला जाएगा कि अब इसकी सिक्योरिटी सेल होनी स्टार्ट हो गई है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइस डाउन जा रहा है, इन सिक्योरिटीज का प्राइस अप जा रहा है। सो ये जो प्राइस है कौन डिसाइड कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है जी। आगे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये सिक्योरिटीज जो हैं, द सिक्योरिटीज आर कोटेड अंडर फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर प्राइसेस आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्री मार्केट। तो ये जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, स्टॉक एक्सचेंजेस आर हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड देयर। तो आप किसी भी सिक्योरिटी जो भी वहां पे रजिस्टर्ड है, जिनके नाम शो हो रहे हैं वहां पे, मतलब आप उनकी इजीली उनकी वैल्यूएशन कर सकते हो, उनके प्राइसेस जो है वो डिटरमिन कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बात करी है मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग। मोबिलाइज करना क्या होता है? आप लोगों का जो पैसा है उसको कलेक्ट किया, यूटिलाइज करना। देन अब आपकी सेविंग्स जो इन्होंने पूल करी हैं, अब ये सारा पैसा कहाँ पे जा रहा है? स्टॉक एक्सचेंजेस में लगा रहे हो, चाहे सेल करो चाहे परचेज करो, वो तो आपके ऊपर है। स्टॉक एक्सचेंजेस जो रेडी मार्केट प्रोवाइड करती हैं सिक्योरिटीज के लिए, द इन्वेस्टर डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन इन्वेस्टिंग देयर सेविंग्स बाय परचेजिंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स फ्रॉम दी एक्सचेंजेस। अब कहते कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आती, आप जहां पे भी अपना पैसा वहां जहां पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे लिखा है ना कि मतलब कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। इन केस यू वांट टू इन्वेस्ट, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे शेयर्स में करो, चाहे बॉन्ड्स में करो, चाहे किसी में भी करो। इफ दिस फैसिलिटी इज नॉट देयर, अगर कहते मान लो ऐसा ना मतलब ये वाली फैसिलिटी ना मिलती है आपको कि आप किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती तरीके से, मैनी पर्सन वांट टू इन्वेस्ट देयर सेविंग विल नॉट फाइंड एवेन्यूज टू डू सो। तो कहते जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो करेंगे, फिर वो नहीं करेंगे, वो तो बैंक में पैसा रहने देंगे अपना। इन दिस वे स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस और आपके पास फ्रीडम यहाँ पे ज्यादा है, आप अपना पैसा यहाँ पे सेव करके रख सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑल्सो। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बात करी है हेल्पफुल इन रेजिंग न्यू कैपिटल। अगर आप लोग हो, ठीक है, मैंने बोला अगर दोबारा से, पहले आप लोग ऑलरेडी अपने शेयर्स जो है, जो भी आपने ट्रेडिंग करनी थी आप कर चुके हो, अब दोबारा करना चाह रहे हो, आप लोग स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू कर सकते हो। न्यू एंड एग्जिस्टिंग कंसर्न, वो दोनों की बात कर रहे हैं। वांट कैपिटल फॉर देयर एक्टिविटीज, द न्यू कंसर्न रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एग्जिस्टिंग वन वो क्या करेंगे? एक्सपैंड और डिवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए अपने जो शेयर्स है वो खरीदती हैं या अपने लॉन्च करती हैं। तो वो दोनों काम कर सकती हैं, जितनी बार आप पैसा लेना चाहो इन एक्सचेंजेस के थ्रू कर सकते हो, पर इसका वही एक ही फॉर्मेट रहेगा। फर्स्टली यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ विद सेबी, आपको अपनी कंपनीज को जो आपकी सिक्योरिटीज है उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। सो अगेन वही बात वो कर रहे हैं कि आप लोग अगर कोई न्यू या आप लोगों की ओल्ड कंसर्न है, आप सेल परचेज करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हो। सीधा आते हैं सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर। सिक्स्थ पॉइंट पे उन्होंने एक बात लिखी है, सेफ्टी इन डीलिंग्स। मैं तो ये चाहती थी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, बट अदरवाइज आप लोग मुझे इसका मीनिंग बताते कि सेफ्टी इन डीलिंग क्यों है, क्योंकि ये बहुत बार पॉइंट डिस्कस हो चुका है। अब जस्ट आपको अंडरलाइन कर रही हूँ, होप सो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्ट बने हैं, सेबी रेगुलेट कर रहा है, सेबी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है जो आपकी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगा, चेक करेगा, ताकि कोई मैनिपुलेशन के या डुप्लीकेशन के, कोई घोटाले के या इस तरीके का कोई चांसेस ना रहे, किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को नुकसान ना हो। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन एंड देयर इज नो फेयर इन द माइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मतलब वो बोरोवर्स भी हो सकते हैं, इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं, और हम जैसे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं।
तो कहते हैं हमारे दिमाग में कोई डर ना रहे, इसलिए हम लोगों को जो भी रूल्स बताए गए हैं, जो प्रोसीजर बताया गया है, अकॉर्डिंगली हम उन चीजों में डील करेंगे। इसलिए कहते हैं जो इन्वेस्टर है उनमें हमेशा उनके माइंड में कॉन्फिडेंस रहता है कि अब हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमें प्रॉफिट ही होएगा, या किसी भी तरीके से कंपनी जेन्युइन है, या हम जेन्युइन है, या ब्रोकर जेन्युइन है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो जो हम लोग बार बार एक वर्ड बात कर रहे थे कि कंपनी लिस्टेड हो, वो हमारे सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, फाइनली उन्होंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखी दी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ओनली, कौन सी, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज ही सेल और परचेज हो सकती हैं, और बाकी भी जो बातें डिस्कस हो चुकी हैं बार बार वो रिपीट होंगी। ठीक है, तो प्लीज ये ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज को इंसर्कल कर लो, स्टार डाल लो। तो सिर्फ वही सिक्योरिटीज जिनको आपने रजिस्टर्ड कराया है, जिनको लिस्ट करवाया है, उन्हीं में हम लोग सेल परचेज कर सकते हैं। एवरी कंपनी जो कहते हैं आप लोगों की मतलब लिस्ट करवाना चाहती है, मतलब सॉरी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करवाना चाहती है, फर्स्टली उसको क्या कराना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट ओनली देन वो क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग इज अलाउड only after critical examination of capital structure, management, prospects of the company। अब आपकी मर्जी है, आपने बोला कि आपने एप्लीकेशन डाल दी स्टॉक एक्सचेंज में या अथॉरिटी, जो भी एक्सचेंज अथॉरिटीज में, तो आपको क्या रजिस्टर कर दिया जाएगा? नहीं। इतनी लाखों में कंपनीज हैं, हर कोई चाहता है कि हमारी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो जाए, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उनको जो भी अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद जो अथॉरिटीज हैं वो देखेंगी, क्रिटिकल एग्जामिन करेंगी कौन कौन सी चीजें, आपका पैसा, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, क्या आपके पास पैसा है भी, लोगों को आप इंटरेस्ट डिविडेंड वापस कर सकते हो, आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है क्या, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, कोलैबोरेशन है, फ्यूचर में क्या करने वाले हो। मतलब ये सब कुछ देख रेख करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ ज्यादा होएगी, ग्रोथ रेट ज्यादा होएगा, ओनली देन आपकी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया जाएगा, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी की लिस्टिंग नहीं होएगी। सो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो है आप लोगों को एक प्रिविलेज देती है, मतलब कंपनी को एक मिल जाता है, फायदा हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि मतलब ये कंपनीज जो है इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा है, या कंपनीज अच्छी हैं तभी तो इनकी लिस्टिंग हुई है, और उनका एक कॉन्फिडेंस रहता है आपकी कंपनी में, और वो आपकी कंपनी में आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो लिस्टिंग का मतलब तो यही ना, रजिस्टर क्यों करवाया, ताकि लोग आपकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डेट। अगर पब्लिक और डेट लिखा है, पब्लिक डेट लोगों से अगर आपने पैसा बोरो करना है और लोग आपके यहाँ पे सेवर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, सेव करना है पैसा, ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है। पब्लिक से जब भी आप उधार लेना चाहते हो तो ये कहते हैं बेस्ट मीडिया, बेस्ट बोर्ड है आप लोगों का, आप स्टॉक एक्सचेंज या शेयर्स के थ्रू ले लो, लोग शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है, आप उनको शेयर देते रहो और उनसे पैसा लेते रहो। सो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज नेसेसिटेटेड द रेजिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट करो, सोसाइटी के लिए काम करो, ठीक है, ग्रोथ करो, इकोनॉमी की ग्रोथ करो, इंडस्ट्री ज्यादा बनाओ, कंपनी ज्यादा बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे? इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, और ये पैसा आप लोग कहां से ले सकते हो? थ्रू पब्लिक डेट। स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए भी। हाउएवर देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेपरेट काउंटर फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ऐसा नहीं है जैसे हम हर बार में बात करते हैं ना, प्राइवेट अलग और पब्लिक अलग, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, चाहे प्राइवेट कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को बेचना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचना चाहती है, ठीक है, मतलब जो आपको शेयर्स दे रही है, या फिर कोई आपकी प्राइवेट कंपनी आपको शेयर दे रही है, उनके लिए कोई अलग सेपरेट काउंटर नहीं बना। एनएससी और बीएससी, ओटीसीआई, यहीं पे उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो पब्लिक है या वो प्राइवेट है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये लास्ट लाइन उन्होंने यही एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लियरिंग हाउस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। क्लियरिंग हाउस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन की उन्होंने बात क्या करी है? द कंपनीज लिस्टिंग सिक्योरिटीज विद एक्सचेंजेस हैव टू प्रोवाइड financial statement, annual report, other reports to ensure maximum publicity of corporation operations and working। अब ये चीज जो मैं आपको समझाने वाला, ये आपके साथ काफी रिलेटेड है, आप लोगों ने ये काम किया हुआ है। आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है अकाउंट्स का, जिसमें आपको आपके अकाउंट्स टीचर कहेंगे कि आपने
किसी कंपनी की स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट ये डाउनलोड करनी है, देन उसके बाद उनकी रेशियोज निकालनी है। तो ये क्या है, क्लियरिंग हाउस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, मतलब जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है आप लोगों को वो भी यहाँ से रिसीव हो जाती है। कंपनीज जो लिस्टिंग है, ठीक है, जिन्होंने अपनी लिस्ट करवाई है सिक्योरिटीज, उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है ये सारी इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पीएनएल अकाउंट की बात कर रहे हैं वो, एनुअल रिपोर्ट सालाना जितनी भी रिपोर्ट है, चाहे वो लेजर है, जर्नल है या कोई और रिपोर्ट है, कैश अकाउंट्स है उनके, बाकी सारी रिपोर्ट उनको ये पब्लिकली सब चीजें बतानी पड़ती हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया है या जो भी हमारा लॉस हुआ है, इतने शेयर्स बेचे हैं, जो भी इनकी इंफॉर्मेशन है। सो ये कहते अदरवाइज बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, बट क्योंकि आप लोग लिस्टिंग करवाई है आप लोगों ने, और आपके लिए कहीं ना कहीं मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, उनको अपनी कंपनी के बारे में बताना कि हमारी कंपनी ने इस बार ये प्रॉफिट कमाया है। सो इकोनॉमिक एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट स्टॉक एक्सचेंजेस हेल्प कंपनीज टू डिसाइड देयर पॉलिसीज। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कहते हैं ये स्टॉक एक्सचेंजेस में बताई जाती है, ताकि वो पॉलिसीज फ्रेम करने में उनको हेल्प मिल जाए, या पब्लिकली भी बोल सकते हो कि पब्लिक को भी ये हेल्प मिल जाए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। फैसिलिटेट स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन वही बात, सट्टेबाजी करना ना, डिफरेंस इन प्राइसेस में डील करना, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए सब कुछ करना। सो इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर फॉर स्पेकुलेटिंग इन सिक्योरिटीज, कि आप स्पेकुलेट कर सकते हो। इट इज डन थ्रू फॉरवर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉपर रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड फॉर सच ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग मतलब आप लोग जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो ये उसके थ्रू आप लोग सब कुछ करते हो, और इसके लिए डिफरेंटली सारे जो रूल्स वगैरह प्रॉपर बने हैं। ऐसा नहीं कि स्पेकुलेशन जो सट्टेबाजी का हम नाम दे रहे हैं वो कोई इलीगल है, इलीगल नहीं है। स्टॉक मार्केट बनी ही इसलिए कि तुम प्रॉफिट कमाओ, बस वो बात अलग है कि तुम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, कोई और पर्सन काम कर रहा है तो वो किसी और चीज के लिए कर रहा है। सो यहाँ पे कोई रोल डिफरेंट हो सकता है। एंड देन लास्ट वन इन्होंने यहाँ पे बात करी है प्राइजेस को स्टेबलाइज करने की। ठीक है, सो स्टेबलाइजिंग प्राइजेस, प्राइस स्टेबलाइज्ड कैसे रहेंगे? आई थिंक एक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा रहता है, कैपिटल फॉर्मेशन पहले कर लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन में आप कैपिटल जितनी बार आपको पैसा चाहिए पब्लिक से ले सकते हो, पैसा किसके थ्रू ले सकते हो? स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। सो स्टॉक एक्सचेंजेस आर द चैनल टू रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस। आप इजीली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अर्न कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी कर सकते हो। तो ये मतलब सिंपल सी बात लिखी थी उन्होंने, क्या था? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को शेयर्स बेचो और उनसे पैसा लो। तो ये किसके थ्रू होने वाला है? स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। लास्ट पॉइंट आता है स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। तो कहते हैं यहाँ पे प्राइसेस जो है आप लोगों के स्टेबलाइज्ड रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा प्राइसेस अप चले जाएंगे, बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। क्योंकि अगर एकदम से, क्योंकि ये पहली चीज बता चुकी हूं मैं, अगर मान लो एकदम से प्राइसेस अप जाने स्टार्ट हो जाएं या एकदम से प्राइसेस डाउन जाने स्टार्ट हो जाएं, तो होता क्या है बेसिकली वहां पे जो मार्केट है ना वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दी जाती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मार्केट ही बंद कर दी जाती है। अगर एकदम से प्राइसेस अप जाए, एकदम से डाउन जाए, तो काफी मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंजेस बेसिकली डील करती है, ठीक है, सिक्योरिटीज में लार्ज स्केल के ऊपर सेल परचेज होती है सिक्योरिटीज में। सो द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स इन्फ्लुएंसेस देयर प्राइसेस। क्योंकि मैंने ये पहले बताया है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे? अप हो जाएंगे। व्हेन प्राइसेस राइज then more people come to sell such shares। ध्यान से वर्ड सुनिएगा। जब प्राइसेस बढ़ गए, मैं इसको ना गोल्ड के साथ कंपेयर कर रही ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए। जब एकदम से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, जैसे गोल्ड के प्राइसेस अब 50,000 है, कल को 70,000 हो गए, हमारे घर वाले क्या करेंगे? मान लो क्योंकि ये शेयर्स है ना, वो एकदम से बेच देंगे। अब दोबारा से लाइन पढ़िए। व्हेन प्राइसेस राइज, एकदम से प्राइसेस बढ़ गए, ज्यादा लोग आएंगे शेयर्स को बेचने के लिए ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए। व्हेन प्राइसेस ऑफ शेयर्स कम डाउन, अब जब कहते हैं एकदम से, फिर क्योंकि तुमने शेयर्स बेचने स्टार्ट कर दिए, सेल ज्यादा हो गई, तो फिर सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस दोबारा से क्या हो जाएंगे? कम। सो व्हेन प्राइसेस ऑफ शेयर्स कम डाउन देन सेलर कम फॉरवर्ड टू बाय। तो जब प्राइसेस कम हो गए, सोने का प्राइस कम हो गया, गोल्ड का प्राइस कम हो गया, 30,000 हो गया, 25,000 हो गया, हमारे घर वाले गोल्ड खरीदने चले जाएंगे।
यही होएगा ना। सो कहते हैं ये ऐसे ही ये पूरा इनका प्रोसीजर चलता रहेगा, पहले प्राइसेस बढ़े, फिर बेच दिया, फिर कम हो गए, खरीद लिया, ये सब कुछ चलता जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इस चक्कर में आपके जो स्टेबलाइज रहेंगे प्राइसेस, वो मतलब ज्यादा ना तो बिल्कुल ज्यादा बढ़ेंगे ना ही कम होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंगली लोग खरीदते या बेचते रहते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस आपके कंट्रोल में ही रहते हैं।